भारत का भाल हिमालय। योग की राजधानी ऋषिकेश, जहां मैदान पर पहली बार उतरती है गंगा, जहां होता है संगम, लगता है कुंभ। यही है शिव का शहर काशी, जहां हुआ दशम गुरु का जन्म, जहां सागर से मिलती है गंगा। यही है भारत का दिल, प्रेम का सरताज, गुलाबों सा शहर, पहाड़ों की रानी, जिसकी दुनिया है दीवानी। भारत के चरण पखारती कन्याकुमारी, यही है धरती का स्वर्ग। नगरों का नगर श्रीनगर, छुट्टियों का शहर गोवा, बर्फ से घिरा लद्दाख। दूसरी ओर अजंता के रंग, ये भारत है, यहीं लगते हैं पर्यटन को पंख। देशाटन, पर्यटन या फिर तीर्थाटन, कहीं जाना, समय बिताना, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, खुद की नजर और नजरिए को बढ़ाना। बाइक हो या कार, रेल हो या प्लेन, बस निकल जाना। कुछ ना हो तो साइकिल या फिर पैदल ही चल पड़ना। दरअसल ये इंसानी फितरत का हिस्सा और किस्सा रहा है। अपनी आंखों से देखी दुनिया का इन घुमक्कड़ों ने लोगों से परिचय करवाया। इन्हीं घुमक्कड़ों ने कभी चीन का भारत से परिचय करवाया, तो किसी ने अमेरिका को खोज निकाला, तो किसी को भारत मिल गया। इसी तरह समुद्र के रास्ते हम भारतीय सुदूर पूर्व एशिया तक चले गए। केवल हम ही नहीं गए, अपने साथ हम भारत को भी ले गए। देखते देखते दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट को बना दिया। इन्हीं घुमक्कड़ों के पीछे पीछे व्यापारी चले गए और फिर शुरू हुई तिजारत। सिल्क रूट जैसे व्यापारिक कॉरिडोर बनते गए। उन्होंने जो कुछ आंखों से देखा उसे हाथों से लिख दिया और फिर कुछ 100 साल बाद वो लिखावटें इतिहास का हिस्सा और किस्सा बनती गईं। जब चीनियों ने भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को देखा तो वो दंग रह गए और इसी के साथ शुरू हुआ एजुकेशनल टूरिज्म। उन्होंने यहाँ बुद्धिज्म का अध्ययन किया और उनकी शिक्षाओं का प्रसार, प्रचार और प्रभाव सब कुछ हुआ। नतीजा, चीन और भारत के बीच संबंध और मजबूत हुए। हालांकि भारतीय अतिथि सेवा में नंबर 1 थे, लेकिन कई बार एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जाने में ही रात हो जाती थी। इस समस्या को पहली बार समझते हुए सम्राट अशोक ने राहगीरों के लिए सरायों का निर्माण करवाया। तो फिर तो जैसे ये रवायत का हिस्सा बन गया। रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगवाना, निश्चित दूरी पर सरायों को बनवाना, पानी के प्याऊ का इंतजाम करवाना। लेकिन समय के साथ सब बदलता गया। बदलती दुनिया में सैर सपाटे में सरायों की जगह बड़े बड़े होटलों, घोड़ों की जगह रेल और हवाई जहाज ने ले ली। मगर दुनिया में पर्यटन स्थलों का महत्व नहीं बदला। वो तब भी देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा थे और आज भी है। पर्यटन अब उद्योग बन चुका है, जिसमें करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब सरकार इसे पंख लगाने की तैयारी कर चुकी है। ये लगातार बढ़ रहा है। दरअसल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं, जैसे पर्यटन स्थल तक पहुंचने की बेहतर सुविधाएं, अच्छे और साफ सुथरे होटल, साफ सुथरे रेस्टोरेंट, सार्वजनिक सुविधाएं और सबसे जरूरी बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर। अगर हम संचार साधनों की बात करें तो रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसे और बेहतरीन करने की जरूरत है।
एयरपोर्ट के मामले में खासी प्रगति देखने को मिली है। 2014 में जहां देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे, वो अब बढ़कर 140 हो चुके हैं। राजमार्ग के नेटवर्क में जबरदस्त सुधार आया है, लेकिन स्थानीय सड़कों पर भी काम होना बाकी है। होटल इंडस्ट्री का कोई मानक तय नहीं है। इसी तरह स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं पर काम होना अभी बाकी है। भारत के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर्यटन उद्योग की संभावनाएं दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकती हैं। इसकी वजह है यहाँ अलग अलग क्लाइमेटिक जोन हैं, सबसे ज्यादा तीर्थ हैं, पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर हैं, सबसे सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ग्रीन टूरिज्म के लिए अभ्यारण्य हैं और इसी के साथ फार्म टूरिज्म जैसे भी बेहतरीन प्रयोग चलन में हैं। जरूरत है इन संभावनाओं को आसमान देने की। हालांकि कोविड ने इस सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया था, लेकिन कोविड पूर्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि 2018 में पर्यटन ने देश को 16,91,000 करोड़ रुपए कमा कर दिए, जिसने 4,20,67,000 नौकरियां दी। इस दौरान स्वदेश दर्शन योजना के तहत 30 राज्यों में 76 परियोजनाओं को शुरू किया गया। वहीं प्रसाद योजना के तहत 39 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में पर्यटकों की आवक में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1.5% थी, जिसे बढ़ाए जाने की संभावनाओं का आसमान बहुत बड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन 6ठे नंबर पर है। 2018 तक देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 9% से ज्यादा थी, लेकिन कई देशों में ये 20% से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया की बात करें तो वैश्विक स्तर पर कोविड के चलते पूरे विश्व को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जिसने दुनिया की जीडीपी को करीब 3% तक कम कर दिया। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक पर्यटन के मामले में भारत 54वें स्थान पर है। इस रैंक में सुधार की अभी भी ढेरों संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र को फलने फूलने का मौका मिले, इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में 100% एफडीआई का प्रस्ताव है, ताकि अच्छे होटल, अच्छे रेस्टोरेंट और बेहतरीन सार्वजनिक सुविधाएं विकसित हों। भारत में पर्यटन की ग्रोथ 2028 तक 10% से भी ज्यादा रखी गई है। मतलब 2029 तक भारत $512 बिलियन का बिजनेस करेगा। साथ ही 5,30,00,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। ग्रामीण पर्यटन या फार्म टूरिज्म, ये टूरिज्म का वो रूप है जो दुनिया भर के लोगों को भारतीय समाज की जड़ों से जोड़ने का मौका देता है। रोजमर्रा की जिंदगी और शहरी शोर शराबे से थके लोग फार्म टूरिज्म की शरण लेते हैं। अपने व्यस्त जीवन से हटकर फुर्सत के कुछ पल बिताने और अपना मूड फ्रेश करने के लिए हम अक्सर भ्रमण पर निकल जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन शहरी आबादी के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ सैलानी ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन त्योहारों और स्थानीय उत्सवों से सराबोर होता है। साथ ही संस्कृति, धरोहर और परंपरा के संरक्षण पर आधारित होता है। इस पर्यटन से जहां एक ओर स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचता है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को भी नया अनुभव मिलता है। इसमें खेती, कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन सब कुछ शामिल है। परंपरागत पर्यटन के विपरीत ग्रामीण पर्यटन की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ कृषि उद्योग और फसलें उगाने के तौर तरीकों को भी सीखा जा सकता है। साथ ही गांव के व्यंजनों की विविधता का भी आनंद लिया जा सकता है। हाल ही में G20 के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के कच्छ के रण में संपन्न हुई, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पहली बार ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय राजनीति और रोड मैप पर एक मसौदा तैयार किया। खास बात ये भी है कि ग्रामीण पर्यटन में कम से कम निवेश के साथ अधिकतम संख्या में रोजगार सृजित करने की क्षमता है। ग्रामीण पर्यटन आर्थिक परिवर्तन, ग्रामीण विकास और सामुदायिक कल्याण के लिए एक बड़ी पहल हो सकता है। भारतीय गांवों को पहले से ही ग्रामीण पर्यटन के लिए वैश्विक मान्यता मिल रही है। तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव इसका उदाहरण है। ये गांव अपनी बुनाई शैली और इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। पोचमपल्ली की साड़ियों का देश में करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता है। इसके अलावा भारत का पहला इको गांव गुजरात का धज है। वहीं एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय के मावलिंगनांग में है। पहली बार केंद्र सरकार ने ग्रामीण पर्यटन रणनीति का खाका जारी किया है।
ये रणनीति न केवल हमारे गांव के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, बल्कि हमारी कला, संस्कृति और विरासत को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। एक समग्र और टिकाऊ ग्रामीण पर्यटन रणनीति के माध्यम से हमें भारतीय आतिथ्य की प्रकृति, समृद्ध हस्तकला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। ग्रामीण भारत में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ लोगों के बीच व्यापार का स्तर बढ़ने से उनकी आय का स्तर भी बढ़ेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। किसी भी स्थान के परंपरागत हथकरघा और हस्तशिल्प स्थानीय लोगों के लिए गौरव का विषय होते हैं। पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय लोगों से तैयार उत्पाद सीधे खरीदने से जो लाभ होगा, वो गांव की आय बढ़ाने में भी मददगार होगा। पर्यटकों के साथ विचारों के आदान प्रदान से ग्रामीण लोगों में नए विचार सृजित होंगे और जब दुनिया भारत के गांव की ओर जाएगी तो जाहिर है वहां तक जाने वाले रास्ते दुरुस्त होंगे, साथ ही दुरुस्त तरक्की की तस्वीर भी होगी। भारत में पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आज विश्व में रोजगार प्राप्त प्रत्येक 11वां व्यक्ति पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत है। UNWTO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में कई पहल की हैं, जिनके नाम हैं स्वदेश दर्शन योजना, National Mission on Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive, यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन मुहिम, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल बौद्ध सर्किट, देखो अपना देश पहल। भारत एक ऐसा देश है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के मुताबिक 2010 से 2030 के बीच पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 3.3% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होगी। 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 1.8 बिलियन प्रतिवर्ष पहुंच जाएगी। दुनिया के हर 11वें व्यक्ति को पर्यटन से रोजगार मिल रहा है। इस क्षेत्र में काम करने वालों में लगभग 70% महिलाएं हैं। अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्यटन क्षेत्र में लगभग दुगनी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। पर्यटन से आने वाली विदेशी मुद्रा से देश की अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलती है। मीरा को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। भारत के पर्यटन उद्योग का दम चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में भी दिख रहा है। 2017 में पर्यटन के क्षेत्र में भारत की रैंकिंग 40वें स्थान पर थी, जो अब 33 पर आ चुकी है। पर्यटन को लेकर दुनिया में भारत की स्वीकार्यता 51वें नंबर पर है। देश प्राकृतिक सुंदरता में 14वें और सांस्कृतिक संसाधन वर्ग में 8वें नंबर पर आता है। लेकिन वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 140वें नंबर पर भारत है। लगातार सुधार होती इस रैंकिंग को और बेहतर बनाने के लिए एक लगातार राष्ट्रीय पर्यटन नीतियां बनाई जाती रही हैं। इसी क्रम में सबसे पहले भारत में 1982 में पहली बार राष्ट्रीय पर्यटन नीति अस्तित्व में आई। इसके बाद 2002 में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई। अतुल्य भारत जैसे सफल पर्यटन अभियान की शुरुआत इसी नीति के तहत की गई। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2015 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी जोड़ा गया। इसका उद्देश्य विश्व पर्यटक आगमन में भारत का वर्तमान हिस्सा 0.68% से बढ़ाकर 2025 तक 2% तक लेकर जाना है। हम लगातार दुनिया भर के पर्यटकों को वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया का न्योता दे रहे हैं, ताकि पर्यटन स्थलों से सैलानी सुखद अनुभव और अमिट यादें लेकर जाएं। इसके लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा से लेकर पर्यटन पुलिस का गठन, इंडिया हेल्पलाइन की व्यवस्था, विशेषकर महिला सैलानियों की सुरक्षा का बंदोबस्त, सरीखे ढांचे को खड़ा करना शामिल है। और ये तभी संभव है जब हमारे आपके अंदर का जिम्मेदार घुमक्कड़ यायावरी के लिए तैयार रहे। वो कहते हैं ना, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो
ये जवानी फिर कहाँ।